हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, जय हिंद। आज मैं आप लोगों को ट्रांजिस्टर के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करूंगा और उनके आंसर्स को विथ एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगा। और यह सब क्वेश्चंस जो हैं आपके पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्ज़ाम के एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो सब्जेक्ट चलता है, इलेक्ट्रिकल में चलता है और आपके कंप्यूटर साइंस में चलता है BEE के नाम से, तो उन सभी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण सीरीज़ है। और यह क्वेश्चन सीरीज़ जो है आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स के जो होने वाले हैं उसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सब आपके एग्ज़ाम्स जो होते हैं जैसे कि DMRC है, रेलवे है, आपका DRDO है, UPPCL है, इन सभी में भी ये सब क्वेश्चन से बहुत ही पूछे जाते हैं। और ITI के जैसे इलेक्ट्रीशियन ब्रांच है और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है तो उसमें भी आपके ये सब क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं अपने वीडियो को। जैसा कि देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है BJT स्टैंड्स फॉर, मतलब BJT जो है एक तरह से इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। इसमें आपका कौन सा आंसर हो सकता है? देखिए पहला है बाई जंक्शन ट्रांसफ़र, दूसरा है ब्लू जंक्शन ट्रांजिस्टर, तीसरा है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और चौथा है आपका बेस जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो इसमें आप लोग जानते हैं कि जो BJT होता है यह इसका फुल फॉर्म होता है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसका फुल फॉर्म है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो पहले क्वेश्चन का आपका आंसर नंबर C जो है करेक्ट आंसर है। ट्रांजिस्टर जो होता है हमारा उसको में दो उसमें जो है जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, करंट जो फ्लो होती है वो दो मेजॉरिटी कैरियर्स के द्वारा होती है। एक होल्स के द्वारा होती है, एक होल्स होता है और दूसरा आपका इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा आपका इलेक्ट्रॉन होता है। तो इन्हीं दोनों कारण, चूँकि हमारे पास दो जो चार्ज कैरियर्स रहते हैं इसी कारण इसको बोलते हैं बाई का मतलब होता है 2। ठीक है, और पोलर मतलब कि दो पोलरिटी वाले, जैसे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से जो है BJT का फुल फॉर्म है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका C सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ डिप्लेशन लेयर्स इन ए ट्रांजिस्टर इज। जो आपका ट्रांजिस्टर होता है उसमें कितने डिप्लेशन लेयर होते हैं? पहला ऑप्शन है A 4, दूसरा ऑप्शन B है 3, चौथा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है C 1, चौथा ऑप्शन D है 2। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी हमारा ट्रांजिस्टर होता है तो उसका कंडक्शन एक प्रकार से इस तरह से होता है, जैसे आपको देख सकते हैं। इसमें फिगर में भी आपको दिखा देता हूँ मैं। जैसे देखिए आपका एक ट्रांजिस्टर है, इसको मैं PNP ट्रांजिस्टर के लेके चल रहा हूँ। ये देखिए, तो जैसे आप देखिए कि एक यहाँ पर आपका PN, जहाँ पर PN जंक्शन जॉइंट है, एक यहाँ पर एक जंक्शन बनता है, इसको बोलते हैं हम लोग JE। एक तरह से यह आपका इमीटर जंक्शन है। और दूसरा जो आपका जंक्शन है N और P के द्वारा यहाँ बनता है, इस वाले जंक्शन को बोलते हैं JC। ठीक है, तो जितने जंक्शन बनेंगे, जैसे दो जंक्शन बन रहे हैं तो दो डिप्लेशन लेयर भी बनता है, क्योंकि P टाइप के होल्स N टाइप में और N टाइप के इलेक्ट्रॉन्स P टाइप आना चाहते हैं, इसलिए जंक्शन के पास में एक डिप्लेशन लेयर यहाँ बन जाता है और दूसरा डिप्लेशन लेयर आपका यहाँ बन जाता है। इस तरह से इसमें जो है केवल आपके दो डिप्लेशन लेयर बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका सही आंसर है 2 और लास्ट ऑप्शन इसका D सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है द बेस ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज, फिर ब्लैंक स्पेस है, डोप्ड है। मतलब कि जो ट्रांजिस्टर का बेस होता है, जैसे आपके पास में मैं एक फिर ट्रांजिस्टर बना रहा हूँ अगेन। ठीक है, जैसे देखिए आपका ये ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर का ये आपका P और PNP के लिए चल रहे हैं। इधर वाला टर्मिनल जो आपका होता है उसको बोलते हैं एमीटर और बीच में जो टर्मिनल होता है उसको बोलते हैं बेस और इधर जो टर्मिनल होता है उसको बोलते हैं कलेक्टर। तो इसमें जो है डोपिंग की बात किया जा रहा है कि बेस का जो है, ट्रांजिस्टर का जो बेस होता है उसकी डोपिंग किस तरह से होती है। पहला A हैवीली, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, B है मॉडरेटली, मतलब मीडियम मात्रा में, C है लाइटली, मतलब बहुत कम मात्रा में, और D जो है वो नन ऑफ एबव। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो बेस जो होता है वो बहुत पतला होता है और इसकी डोपिंग जो है बहुत कम की जाती है, लाइटली की जाती है। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है आंसर नंबर C लाइटली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, द एलिमेंट दैट हैज़ द बिगेस्ट साइज इन ए ट्रांजिस्टर इज। जैसे हमारे पास में फिर मैं एक ट्रांजिस्टर का सिंबल आपको यहाँ बना रहा हूँ, देखिए कंडक्शन टाइप में बना दे रहा हूँ इसको।
इसमें आपको फिगर में भी मैं दिखा दे रहा हूँ कि कैसे रहता है। ये आपका मान लीजिए पी टाइप हो गया, इधर एन टाइप हो गया, इधर आपका अगेन पी टाइप है। इसी तरह हम एन पी एन भी ले सकते हैं। तो जो आपका यह रीजन है, इतना यह रीजन जो है ये पी का, ये आपका इमीटर में हो जाता है, ये इमीटर में आ जाता है, और बीच वाला रीजन आपको जो है वो बेस में हो जाता है, और इधर वाला किनारे वाला जो रीजन पी टाइप होता है वो आपका कलेक्टर में हो जाता है। ठीक है, तो कलेक्टर का एरिया जो है ज़्यादा होता है, क्योंकि कलेक्टर जो है सारे जो पी टाइप से निकलने वाले होल्स जो है इसमें जा कर के इसके कलेक्टर के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, इसीलिए इसका नाम कलेक्टर रीजन रखा गया है। तो इसकी साइज़ जो है आपका ट्रांजिस्टर में सबसे अधिक होती है, सबसे बड़ी साइज़ होती है। तो इसमें जो है आपका देखिए पहला ऑप्शन दिया ए कलेक्टर, दूसरा ऑप्शन दिया है बी बेस, तीसरा ऑप्शन दिया है सी इमीटर, चौथा ऑप्शन दिया है डी कलेक्टर बेस जंक्शन। तो इसमें जो आपका सही आंसर है फोर्थ का ए जो है आपका सही आंसर है, कलेक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन ए पीएनपी ट्रांजिस्टर द करंट कैरियर्स आर। जो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर में हमारा करंट कैरियर्स मतलब करंट किसके द्वारा करंट फ्लो करता है। पहला ऑप्शन है ए एक्सेप्टर आयन, बी ऑप्शन है डोनर आयन, और सी ऑप्शन है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और डी ऑप्शन है होल्स। तो इसमें आप जानते हैं कि जो हमारे पास में जो पीएनपी टाइप के ट्रांजिस्टर्स होते हैं उसमें आपकी होल्स की अधिकता होती है। पी टाइप में आपके होल्स अधिक रहते हैं और करंट जो है इन्हीं के द्वारा फ्लो होता है। तो इसमें जो है आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो होंगे आपके फ्री आपके ये इसमें डी ऑप्शन सही होगा इसका, कि होल्स की अधिकता होता है तो होल्स के कारण ही इसमें करंट फ्लो करता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका सही आंसर जो है वो डी है, होल्स के द्वारा करंट फ्लो होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ए ट्रांजिस्टर इज ए ब्लैंक स्पेस ऑपरेटेड डिवाइस। ट्रांजिस्टर जो होता है आपका किस तरह की ऑपरेटेड डिवाइस है, किस तरह से ये काम करता है। पहला ऑप्शन ए करंट ऑपरेटेड डिवाइस, बी ऑप्शन है वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ एबव। तो जैसा जानते हैं हम लोग कि जो ट्रांजिस्टर होता है ये करंट ऑपरेटेड डिवाइस होती है, तो 7th का आपका आंसर नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन ए एनपीएन ट्रांजिस्टर ब्लैंक स्पेस है आर द माइनॉरिटी कैरियर्स। अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, जैसे पीएनपी ट्रांजिस्टर रहता था तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में होल्स की अधिकता होती है, इसी टाइप से अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर रहता है तो इसमें किस चीज़ की अधिकता होती है। इसमें मतलब कि आपको पूछ रहा है किस चीज़ कौन सी कैरियर्स की जो है कमी होती है, कौन से कैरियर कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो आपको जानते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा रहते हैं और उसके बाद में होल्स कम मात्रा में आते हैं। तो जो कम मात्रा में होता है उसको बोलते हैं माइनॉरिटी कैरियर्स, और जो अधिक मात्रा में होता है उसको बोलते हैं मेजॉरिटी कैरियर्स। तो इसमें जो होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर में माइनॉरिटी कैरियर्स जो होते हैं आपके होल्स होते हैं, और मेजॉरिटी कैरियर्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका बी होल्स। इसका सही आंसर है आपका बी होल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द इमीटर ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज डोप्ड। जैसे जो हमारा ट्रांजिस्टर जो है उसमें आपके 3 जो है इसमें रीजन होते हैं, आपका इमीटर होता है, बेस होता है और कलेक्टर होता है। तो डोपिंग जो है सबसे अधिक किस चीज़ की किया जाता है, इमीटर की डोपिंग कैसे किया जाता है। तो इसमें देखा पहले ऑप्शन दिया है ए इमीटर की डोपिंग लाइटली होती है, बी ऑप्शन है हैवीली होती है, सी ऑप्शन है मॉडरेटली होती है, डी ऑप्शन है नन ऑफ एबव। तो जानते हैं जैसे हमारे पास कोई भी ट्रांजिस्टर है, ठीक है, चाहे एनपीएन ट्रांजिस्टर हो चाहे आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर हो, ठीक है, ज़्यादा केसेस में आपको पीएनपी के लिए बता रहा हूँ, बाकी आप इसी में समझिए। तो जो आपका यह रीजन है इमीटर वाला रीजन है, इसकी डोपिंग सबसे हाईएस्ट होती है, ठीक है, इमीटर रीजन की डोपिंग सबसे हाईएस्ट होती है, और बीच वाला बेस है इसकी डोपिंग बहुत कम होती है, और जो आपका कलेक्टर होता है इसकी डोपिंग मॉडरेट में होती है। तो जो आपका इसमें सही आंसर होगा आपका वो आंसर नंबर जो है इसमें बी होगा, हैवीली होता है। 9th का आपका आंसर नंबर बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9th का आपका बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ चलते हैं। द नेम ट्रांजिस्टर इज डिराइव्ड फ्रॉम। जो ट्रांजिस्टर का जो एक तरह से नेम रखा गया है कि ट्रांजिस्टर क्यों रखा गया है, ठीक है, तो ये जो है कहाँ से आया, कहाँ से उत्पन्न हुआ है। दैट मीन्स डिराइव्ड फ्रॉम ब्लैंक स्पेस दिया है, दैट मीन्स द रेजिस्टेंस इज चेंज्ड है।
इसका मतलब कि क्या होता है, रेजिस्टेंस चेंज होता है। तो इसमें ऑप्शन दिया है, इस जो फिल इन ब्लैंक्स तरह भरना है। पहला ऑप्शन ए 10 रजिस्टर, दूसरा ऑप्शन बी है ट्रांसफ़र रन, तीसरा ऑप्शन सी है ट्रांसफ़र रजिस्टर और चौथा ऑप्शन डी है नन ऑफ एबव। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो ट्रांजिस्टर का फुल फॉर्म एक तरह से है, उसको अगर हम लोग संविच्छेद उसका कर दें ट्रांजिस्टर, तो इसका फुल फॉर्म होता है कि ट्रांस और स्टर होता है, मतलब कि ये ट्रांसफ़र रजिस्टर, एक तरह से ये ट्रांसफ़र रजिस्टर की तरह काम करता है। तो इसमें 10th का आपका सही आंसर आपका सी है, सही आंसर है, ट्रांसफ़र रजिस्टर की तरह वर्क करता है। एक तरह से रेजिस्टेंस को एक जो है सेमीकंडक्टर डिवाइस से दूसरे सेमीकंडक्टर डिवाइस में ट्रांसफ़र करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एट द बेस इमीटर जंक्शन ऑफ ए ट्रांजिस्टर वन फाइंड्स, फिर ब्लैंक स्पेस दिया है। कह रहा है बेस इमीटर जंक्शन पर इसमें से क्या पाया जाता है, ए रिवर्स बायस, ए वाइड डिप्लेशन लेयर, लो रेजिस्टेंस, उसके बाद में आपका लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ एबव। तो इससे जानते हैं कि बेस इमीटर जो जंक्शन होता है आपका, यह जो है बहुत कम रेजिस्टेंस का एरिया होता है, ठीक है। तभी जो है हमारे यहाँ जो इमीटर से निकलने वाले सभी होल्स या इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर तक पहुंच पाते हैं। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो हमारे सभी इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहुंच पाएंगे, जिससे हमारा जो है करंट का जो है एम्प्लीफिकेशन नहीं हो पाता है। तो इसका जो आपका आंसर है कि बेस इमीटर रीजन जो होता है, इस रीजन में सबसे कम रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 11th का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज, ट्रांजिस्टर का इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है। पहला ऑप्शन ए हाई, दूसरा ऑप्शन बी लो, तीसरा ऑप्शन सी वेरी हाई, चौथा ऑप्शन आपका है ऑलमोस्ट जीरो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रांजिस्टर का जो इनपुट इम्पीडेंस होता है यह बहुत ही कम होता है। तो इसमें आपका जो 12th का सही आंसर होगा बी, लो होता है, बहुत कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज, ट्रांजिस्टर का आउटपुट इम्पीडेंस क्या होता है। तो जस्ट इसी उल्टा है, ट्रांजिस्टर का आउटपुट इम्पीडेंस ये जो है आपका हाई होता है, इनपुट इम्पीडेंस लो होता है और इसका आउटपुट इम्पीडेंस हाई होता है। तो 13 का आपका जो पहला ऑप्शन है वही सही है, ये हाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल देंगे। क्वेश्चन नंबर 14, मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी कैरियर्स फ्रॉम द एमीटर, फिर ब्लैंक स्पेस दे दिया है, इसमें आपको फिल करना है। क्या ऑप्शन हो सकता है चारों ऑप्शन में से। पहला ऑप्शन ए है रिकम्बाइन इन द बेस, दूसरा ऑप्शन बी है रिकम्बाइन इन द एमीटर, तीसरा ऑप्शन सी है पास थ्रू द बेस रीजन टू द कलेक्टर, चौथा ऑप्शन डी है नन ऑफ एबव। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं एमीटर से अधिक सब पास होकर के बेस रीजन से कहाँ पहुँचते हैं, कलेक्टर में पहुँचते हैं। जैसे हमारे पास में आपको मैं एक फिर ट्रांजिस्टर के डायग्राम से समझाऊंगा। जैसे हमारे पास देखिए एक ट्रांजिस्टर में बना रहा हूँ यहाँ पर इस तरह से, ये आपका पी टाइप, फिर अगेन एन टाइप, फिर पी टाइप, इधर से आपका ये एमीटर रीजन हो गया और यहाँ से आपका ये बेस रीजन हो गया, ठीक है। इधर से आपका कलेक्टर रीजन हो गया। तो आपके जो अधिक से अधिक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या होल्स हैं, पी टाइप्स में होल्स हैं, यहाँ बेस के थ्रू पास होकर के ये सब कहाँ पहुँचते हैं, कलेक्टर में, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा 14 का आपका सही आंसर क्या होगा, एक तरह से सी होगा। आप लोग भी आंसर को पहले आप गेस कर सकते हैं कि चारों ऑप्शन हमारे दिखाने से पहले आंसर बताने से पहले आप लोग गेस कर सकते हैं कि जो है क्या आंसर हो सकता है। इसीलिए मैं आपको जो है आंसर यहाँ पर पूरा प्रॉपर नहीं दिखा रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी गेस कर सकें कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है। जैसे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15, इसका भी आप लोग आंसर सोच सकते हैं क्या हो सकता है। द करेंट आई बी इज़, करेंट आई बी जो होता है बेस करेंट होता है वो क्या होता है। पहला ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन करंट, दूसरा ऑप्शन बी है होल करंट, तीसरा ऑप्शन सी है डोनर आयन करंट, चौथा ऑप्शन डी है एक्सेप्टर आयन करंट। तो जो बेस करंट होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन करंट। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इन ए ट्रांजिस्टर में ये जो आपको इक्वेशन दिया हुआ कौन से इक्वेशन में ट्रू होता है। आई सी इज इक्वल टू आई ई प्लस आई बी, मतलब जो कलेक्टर करंट होता है वो इमीटर करंट और बेस करंट के सम के योग के बराबर होता है। दूसरा ऑप्शन बी है कि बेस करंट जो होता है वह कलेक्टर करंट और इमीटर करंट के योग के बराबर होता है।
तीसरा ऑप्शन सी है कि जो इमीटर करंट होता है वह कलेक्टर करंट माइनस बेस करंट के बराबर होता है। और चौथा ऑप्शन डी है कि यह इमीटर करंट जो होता है वह बेस करंट और कलेक्टर करंट के बराबर होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम ट्रांजिस्टर को बाइसिंग करते हैं ट्रांजिस्टर को और इसमें हम बैटरी वगैरह कनेक्ट कर देते हैं तो इसमें से निकालने वाली जो करंट होती है बेस रीजन से उसको इमीटर रीजन से जो करंट निकलती है उसको बोलते हैं हम लोग आई ई। ये इमीटर रीजन है, इससे जो करंट निकलता है उसको बोलते हैं आई ई। और यह करंट जो है आपका पास होते बेस से पास होते आपको कलेक्टर में पहुंचता है, मतलब कि आपका बेस करंट के और कलेक्टर करंट के सम के ये बराबर होता है। तो इसका मतलब कि आपका जो इसमें लास्ट ऑप्शन है डी, यही इसका सही आंसर है डी, कि इमीटर करंट जो होता है बेस करंट और कलेक्टर करंट के योग के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। द वैल्यू ऑफ अल्फा ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज, जो अल्फा होता है वह एक तरह से करंट गेन है कॉमन बेस के कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। तो इसमें जो है आपका वैल्यू जो होगी अल्फ़ा की वैल्यू वो कितनी होती है। देखिए अल्फ़ा की वैल्यू जो है, अल्फ़ा की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट जो माना जाता है वो 0.98 होती है, ठीक है। तो इसमें आपको पहला ऑप्शन ए दिया है मोर देन 1, बी ऑप्शन दिया है लेस देन 1, सी ऑप्शन दिया है 1 और डी ऑप्शन है नन ऑफ एबव। तो आप लोग जो है अगर आपको अल्फ़ा की वैल्यू पता रहेगी क्लियर कितना होता है तो आप तुरंत जो है इस आंसर का मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर दे सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, लेस देन 1 होता है। 17 का आपका बी सही आंसर है। 18 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, IC जो कलेक्टर करंट होती है इज इक्वल टू अल्फ़ा IE प्लस आपका डॉट 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 दिया है, इसमें ब्लैंक स्पेस आपको फिलअप करना है। पहला ऑप्शन ए बेस करंट IB, दूसरा ऑप्शन है ICO एक तरह से सेचुरेशन करंट है कलेक्टर और एमिटर जंक्शन के बीच में। तीसरा ऑप्शन सी है ICBO, मतलब ये कि आपका सेचुरेशन करंट है एक तरह से, जिसको लीकेज करंट भी कहते हैं, यह आपका कलेक्टर और बेस जंक्शन के बीच में फ्लो होते हैं। और चौथा ऑप्शन डी है बीटा IB। तो जो आपका IC होती है कलेक्टर करंट होती है वह जो है अल्फ़ा IE प्लस ICBO के सम के बराबर होता है। मतलब यहाँ पर आपका क्या भरा जाएगा, यहाँ पर भरा जाएगा आपका ICBO। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड अल्फ़ा इज, अल्फ़ा और बीटा में क्या रिलेशन है। पहला ऑप्शन ये है बीटा इक्वल टू 1/1 माइनस अल्फ़ा, दूसरा ऑप्शन बी है बीटा इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा, तीसरा ऑप्शन सी है बीटा इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा और चौथा ऑप्शन डी है बीटा इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा। तो इसमें जो आपका जो सी ऑप्शन है वो सही है, सी ऑप्शन सही है कि बीटा की जो वैल्यू होती है यह आपकी अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा के बराबर होता है, ठीक है। तो इसमें से आपका जो सही आंसर है वह सी ए सही आंसर है, बीटा इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द वैल्यू ऑफ बीटा फॉर ए ट्रांजिस्टर इज़ जनरली, जो बीटा की वैल्यू होती है वो लगभग किसी एक ट्रांजिस्टर के लिए अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है ए 1, दूसरा ऑप्शन बी लेस देन 1, तीसरा ऑप्शन सी है बिटवीन 20 एंड 500 और चौथा ऑप्शन डी है एबव 500। तो जैसे जानते हैं बीटा की वैल्यू जो होती है अप्रॉक्सीमेटली इसको 100 होती है, ठीक है। तो आपको क्या ऑप्शन जो फिट बैठता है वो सी वाला सही बैठेगा, बिटवीन 20 एंड 500 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द मोस्ट कॉमनली यूज ट्रांजिस्टर अरेंजमेंट इज डैश डैश दिया है, क्या होता है। तो इसमें पहला दिया है कॉमन इमीटर, दूसरा ऑप्शन दिया है कॉमन बेस, तीसरा ऑप्शन सी दिया है कॉमन कलेक्टर और चौथा ऑप्शन दिया है आपका नन ऑफ एबव। तो जानते हैं जैसे बहुत ज़्यादा मोस्ट वाइडली यूज जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वह कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्योंकि इसमें करंट गेन वोल्टेज गेन ये सब गेन जो है बहुत ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ ए ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन डैश 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 अरेंजमेंट इज़ द हाईएस्ट। इनपुट इम्पीडेंस ट्रांजिस्टर का किस अरेंजमेंट में सबसे अधिक होता है, ठीक है। कॉमन इमीटर में पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन बी कॉमन कलेक्टर में,
तीसरा ऑप्शन सी कॉमन बेस में, चौथा ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो कॉमन कलेक्टर होता है, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, इस कॉन्फ़िगरेशन में जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो बहुत अधिक होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है बी, कॉमन कलेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। अभी बात हम कर रहे थे लोग, देखिए इनपुट इम्पीडेंस का, और इस वाले क्वेश्चन में देखिए है आउटपुट इम्पीडेंस का। क्वेश्चन नंबर 23 है आउटपुट इम्पीडेंस का। द आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ ए ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन अरेंजमेंट इज हाईएस्ट। तो किस कॉन्फ़िगरेशन में आपका आउटपुट इम्पीडेंस हाई होता है? कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस, नन ऑफ एबव। तो कॉमन बेस में जो होता है वो है आपका आउटपुट इम्पीडेंस बहुत अधिक होता है। तो आपका इसमें 23 का ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। द फेज डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज इज इन ए कॉमन बेस अरेंजमेंट। जो कॉमन बेस अरेंजमेंट होता है आपका कॉन्फ़िगरेशन में, जो कॉमन बेस अरेंजमेंट प्रयोग किया जाता है, जिसमें बेस को जो है इनपुट और आउटपुट में कॉमन रहता है। इस अरेंजमेंट में अगर मान लीजिए हमारे पास कोई सिग्नल इनपुट में अगर अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए सिग्नल इस तरह दे रहे हैं ऐसे सिग्नल, तो आउटपुट में सिग्नल जो आएगा वह उसमें क्या फेज डिफरेंस होगा? उसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है, सेम फेज में मिलता है। तो आपका ये डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 25, द पावर गेन इन ए ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन ब्लैंक स्पेस दिया है, अरेंजमेंट इज द हाईएस्ट। इसमें कौन से अरेंजमेंट में ट्रांजिस्टर का पावर गेन सबसे अधिक होता है? पहला ऑप्शन कॉमन कलेक्टर, दूसरा ऑप्शन कॉमन बेस, तीसरा ऑप्शन कॉमन इमीटर, चौथा ऑप्शन नन ऑफ एबव। ठीक है, तो जैसे हम जानते हैं कि जो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन होता है उसी में सबसे अधिक वोल्टेज गेन भी मिलता है और पावर गेन भी मिलता है। तो इसका आपका सी का जो है 25 का सी आंसर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 26 पे, द फेज डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज ऑफ ए ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन कॉमन इमीटर अरेंजमेंट इज। जैसे हमारा कोई ट्रांजिस्टर है वो कॉमन इमीटर अगर कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट है तो फेज डिफरेंस क्या होगा इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल में, फेज डिफरेंस क्या होगा? जैसे मान लीजिए हमारा ये इनपुट सिग्नल है, ठीक है, तो आउटपुट सिग्नल जो आता है ये 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है, मतलब आपका ये सिग्नल ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन दिया 0 डिग्री, दूसरा ऑप्शन बी दिया 180 डिग्री, तीसरा ऑप्शन सी दिया 90 डिग्री, चौथा ऑप्शन दिया डी 270 डिग्री। तो आपका 26 का सही आंसर है आपका बी 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। द वोल्टेज गेन इन ए ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन, वोल्टेज गेन ये कोई भी ट्रांजिस्टर का वोल्टेज गेन होता है किस कॉन्फ़िगरेशन में हाईएस्ट होता है? कनेक्टेड इन, ये आपको फिल करना है कि किस कॉन्फ़िगरेशन में हाईएस्ट होता है। पहला ऑप्शन दिया ए कॉमन बेस, दूसरा ऑप्शन बी दिया है कॉमन इमीटर, तीसरा ऑप्शन सी दिया है कॉमन कलेक्टर, चौथा ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ एबव। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वोल्टेज गेन और पावर गेन जो सबसे अधिक जो होता है वो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में सबसे अधिक होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका बी 27 का बी आंसर आपका सही है, कॉमन इमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। एज द टेम्परेचर ऑफ ए ट्रांजिस्टर गोज अप द बेस इमीटर रेजिस्टेंस। अगर मान लीजिए किसी भी ट्रांजिस्टर का टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बेस इमीटर रेजिस्टेंस जो होगा वह क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा? पहला ऑप्शन ये है घटेगा, डिक्रीजेज। दूसरा ऑप्शन बी है इंक्रीजेज, मतलब बढ़ेगा। तीसरा ऑप्शन सी है रिमेन्स जैसे, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा। चौथा ऑप्शन नन ऑफ एबव, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो जैसे अगर मान लीजिए कोई टेम्परेचर बढ़ता है, किसी भी ट्रांजिस्टर का अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका जो बेस इमीटर रेजिस्टेंस है वह क्या होगा? वो घटता है। तो इसमें आपका 28 का जो ऑप्शन ए है ये सही है, डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। द वोल्टेज गेन ऑफ ए ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन कॉमन कलेक्टर अरेंजमेंट इज। वोल्टेज गेन जो होता है ट्रांजिस्टर का अगर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट है तो उसका वोल्टेज गेन कितना होगा? पहला ऑप्शन ए है इक्वल टू 1, दूसरा ऑप्शन बी है मोर देन 10, तीसरा ऑप्शन सी है मोर देन 100, चौथा ऑप्शन डी है लेस देन 1। इसमें आपको जो है जो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें वोल्टेज गेन बहुत कम होता है, तो आपका जो ये डी ऑप्शन है यही सही आंसर है, लेस देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30।
द फेज डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज ऑफ ए ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन कॉमन कलेक्टर अरेंजमेंट। अगर हमारा कोई ट्रांजिस्टर है वह कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में अगर लगा हुआ है तो उसके जो इनपुट और आउटपुट में सिग्नल में फेज डिफरेंस कितना होगा। पहला ऑप्शन दिया है 180 डिग्री, दूसरा ऑप्शन बी दिया है 0 डिग्री, तीसरा ऑप्शन सी दिया है 90 डिग्री, चौथा ऑप्शन डी दिया है 270 डिग्री। तो जानते हैं सेम फेज में ए भी रहता है जैसे देते हैं, तो इसमें आपको बी ऑप्शन सही है। 30 क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है कि कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है, मतलब 0 डिग्री होता है। 31 क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या होता है। आई सी इक्वल टू जो कलेक्टर करंट है वो बीटा आई बी मतलब बेस करंट प्लस आपको इसमें से फिल करना है आई सी बी ओ के बराबर होता है या आई सी के बराबर होता है या आई सी ई ओ के बराबर होता है, ठीक है, या जो है आपका अल्फ़ा आई के बराबर होता है। इसमें आपका जो सी जो वाला सही आंसर है आई सी ओ, ये जो है आपका आई सी ई ओ के बराबर होता है। यह एक तरह से सैचुरेशन करंट होता है कॉमन इमीटर कलेक्टर इमीटर जंक्शन के बीच में, ठीक है, लीकेज करंट होता है। ये आईसी जो करंट होती है कलेक्टर करंट, यह बीटा आई बी प्लस आई सी ओ के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है। इन ए ट्रांजिस्टर इफ अल्फा इक्वल टू 0.98 एंड दिस ट्रांजिस्टर ऑपरेट्स इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन मोड एंड चेंज इन बेस करंट इज 0.2 मिली एम्पियर, देन फाइंड द चेंज इन कलेक्टर करंट। जैसे एक ट्रांजिस्टर का जो अल्फा का वैल्यू दिया है 0.98 है, अगर यह ट्रांजिस्टर आपका कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में काम कर रहा है और उसमें काम करते समय इसमें जो बेस करंट है, बेस करंट में चेंज है वो 0.2 मिली एम्पियर हो रहा है, तो आपको कलेक्टर करंट की मतलब कि जो चेंज इन कलेक्टर करंट को आपको निकालना है। तो जैसे हम लोग इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें बीटा की वैल्यू निकालेंगे, बीटा की वैल्यू, ठीक है। बीटा इक्वल टू जानते हैं आप लोग क्या होता है कि अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा होता है। तो इसको वैल्यू रख देंगे, तो अल्फ़ा वैल्यू हमको पता है, ये इसको वैल्यू को हम इसमें फिलअप कर देंगे तो हमारा आ जाएगा बीटा इक्वल टू आपका आ जाएगा 0.98 अपॉन 1 माइनस 0.98। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.98 अपॉन 0.02, ठीक है। 2 डिजिट पर आपका डेसिमल है तो ये डेसिमल दोनों आपस में ख़त्म हो जाएंगे और 98/2 आ जाएगा। 98/2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपका 49 आ जाएगा। तो एक तरह से बीटा की वैल्यू आपकी आ गई 49, बीटा की वैल्यू आपकी 49 आ गई। बीटा इक्वल टू आपका आ गया 49, ठीक है। अब आपको जो है वैल्यू दिया है, किसका वैल्यू दिया है, बेस करंट, चेंज इन बेस करंट मतलब डेल्टा आई बी की वैल्यू दिया है। बेस इन चेंज इन बेस करंट मतलब दिया है कि डेल्टा आई बी में कितना चेंज हो रहा है, ये आपको दिया है 0.2 मिली एम्पियर, ठीक है। उसके बाद में आपको निकालना वैल्यू है कि डेल्टा आई सी की वैल्यू निकालनी है, डेल्टा आई सी की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। तो जैसे हम लोग जानते हैं फार्मूला होता है कि बीटा इक्वल टू जो आपका गेन बीटा इक्वल टू होता है, यह आपका डेल्टा आई सी, आपका यह जो है डेल्टा आई सी अपान डेल्टा आई बी होता है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब इस फार्मूला से हम लोग जो है बीटा की वैल्यू जो है इसमें डेल्टा आई सी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो डेल्टा आई सी की वैल्यू आ जाएगी आपकी, डेल्टा आई सी की वैल्यू जो आएगी, डेल्टा आई सी मतलब चेंज इन कलेक्टर करंट की वैल्यू जो होगा डेल्टा आई सी से डिनोट कर रहे हैं, वह आपका होगा बीटा इंटू डेल्टा आई बी, बेस करंट चेंज इन बेस करंट। तो अब वैल्यू हम रख देंगे, बीटा वैल्यू हम लोग निकाले अभी 49 आ गया है और इसमें आपको जो डेल्टा आई बी दिया हुआ 0.2 से हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 9.8 मिली एम्पियर, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। पहला दिया है ए ऑप्शन 9.4 मिली एम्पियर, बी ऑप्शन दिया है 9.8 मिली एम्पियर, सी ऑप्शन दिया है 6.8 मिली एम्पियर, डी ऑप्शन दिया है नन ऑफ एबव।
तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है बी वाला ऑप्शन सही है, 9.8 मिली एम्पीयर होता है। इस तरह से क्वेश्चन आपके जो है ये आपको गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम्स हैं या आपके जो सेमेस्टर एग्जाम्स हैं उस तरह से में आपको ये क्वेश्चंस 100% आएंगे। आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर करके रखिए कि वो सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की मैंने सीरीज़ लेके आया हूँ जो हमेशा सारे एग्जाम्स में आपको ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, ICO इक्वल टू ब्लैंक स्पेस दिया है ICBO, मतलब जो करंट होती है आपका लीकेज करंट है कलेक्टर इमीटर जंक्शन की और कलेक्टर बेस जंक्शन की, उसमें क्या रिलेशन होता है। तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 33 के क्वेश्चन का आपका सही आंसर होगा पहला ऑप्शन ये है बीटा, दूसरा ऑप्शन है आपका 1 प्लस अल्फ़ा, तीसरा ऑप्शन सी है 1 प्लस बीटा। तो जो आपकी ICO की वैल्यू होती है ICO की वैल्यू होती है यह वैल्यू 1 प्लस बीटा प्लस अब इंटू आपका ICBO के बराबर होता है। तो इसका मतलब आपका जो सी वाला इसका आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, ए ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड इन कॉमन बेस मोड इफ़ इट इज़ नॉट कनेक्टेड इन कॉमन इमीटर मोड विथ सेम बायस वोल्टेज द वैल्यू ऑफ IE IB एंड IC विल बी। क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन है ए डिक्रीजेस, दूसरा ऑप्शन है बी है इंक्रीजेस, तीसरा ऑप्शन सी है रिमेन्स द सेम, चौथा ऑप्शन डी है नॉन फेवर। मतलब इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर कोई ट्रांजिस्टर है आपका वो कॉमन बेस मोड में कनेक्ट है तो अगर हम इसके इफ़ इट इज़ नॉट कनेक्टेड इन कॉमन इमीटर मोड, पहले कॉमन बेस मोड में था, अगर हम इसको जो है कॉमन इमीटर मोड में नहीं कनेक्ट करते हैं और सेम बायस वोल्टेज में अगर यूज़ करते हैं तो जो वैल्यू होगी आपकी IE IB और IC वैल्यू क्या होगी। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि अब हम उसको कनेक्ट नहीं कर रहे कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है, तो जो वैल्यू होगी IE IB और IC की ये सब वैल्यू क्या होगी, एक तरह से कोई भी चेंजेस इसमें नहीं होगा और इसका आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रिमेन्स द सेम, कोई चेंजेस नहीं होगा करंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, इफ़ द वैल्यू ऑफ अल्फा इज़ 0.9 देन वैल्यू ऑफ बीटा इज़। तो जैसे हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर भी अब ऊपर निकाल लिए हैं, इस टाइप से क्वेश्चन था। तो जानते हैं आपको जो बीटा की वैल्यू होती है, बीटा इक्वल टू होता है अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू दिया है 0.9 रख दिए और 1 माइनस 0.9। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो आपका ऊपर आ जाएगा, अंश में आ जाएगा आपका 0.9 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा, हर में आ जाएगा आपका 0.1। तो पॉइंट से पॉइंट दोनों कैंसिल हो गया, यह आपका आ गया 9/1। इसका मतलब आपका ये आंसर 9 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका जो डी है ये इसका सही आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं आप एग्जाम में, इसलिए आप इसको अच्छे से समझिए और अच्छे से प्रिपेयर करके रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 36, इन ए ट्रांजिस्टर सिग्नल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सर्किट। मतलब किसी भी अगर कोई ट्रांजिस्टर है तो उसमें सिग्नल किस फॉर्म से किस फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। पहला है हाई रेजिस्टेंस टू लो रेजिस्टेंस, दूसरा ऑप्शन बी है लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस, तीसरा ऑप्शन सी है हाई रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस, चौथा ऑप्शन डी है लो रेजिस्टेंस टू लो रेजिस्टेंस। तो ट्रांजिस्टर में जो होता है आपका ये जो लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस में करता है। 36 का आपका सही आंसर जो है वो बी है, लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस में ये सिग्नल को ट्रांसफ़र कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, द एरो इन द सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ। जैसे हमारे पास में ट्रांजिस्टर का सिंबल आप लोग जानते हैं, इस तरह से इसका सिंबल रहता है, जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है ये आपको बेस को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद दो एक तरह से किसी एंगल पर लाइन को ड्रा करते हैं, तो एक आपको कलेक्टर को प्रदर्शित करता है और दूसरा आपको जो है ये इमीटर को प्रदर्शित करता है और तीसरा यहाँ से आपका ये बेस निकल जाता है। तो इसमें एरो लगाया जाता है, एक तो एरो जो है आपका इमीटर से बेस लगा रहता है, जो आपका PNP ट्रांजिस्टर का सिंबल होता है PNP का। दूसरा सिंबल में आपको इस यही जो एरो आपको बाहर की तरफ लगा रहता है, आपको इस तरह से कर सकते हैं, इसमें जो एरो रहता है ये आपका बाहर की तरफ रहता है, ठीक है, जैसे आपको इस तरह से एरो रहता है बाहर की तरफ, तो ये आपका NPN ट्रांजिस्टर का सिंबल होता है।
तो कह रहा द एरो ऑफ इन द सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ, तो जो ये एरो होता है ये किस चीज़ की डायरेक्शन को प्रदर्शित करता है। आप पहला ऑप्शन ये है इलेक्ट्रॉन करंट इन द इमीटर, इमीटर रीजन में इलेक्ट्रॉन करंट को प्रदर्शित करता है, या दूसरा ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन करंट इन द कलेक्टर, कलेक्टर मतलब कि इलेक्ट्रॉन करंट को जो कलेक्टर में रीजन में प्रदर्शित करता है। तीसरा ऑप्शन सी है होल करंट इन द इमीटर। चौथा ऑप्शन डी है डोनर आयन इन करंट। तो जैसा आप जानते हैं कि ट्रांजिस्टर चाहे आपका जो है पीएनपी हो चाहे एनपीएन हो, हमेशा जब भी आपका जो होल करंट को फ्लो को शो करता है ये, और यह आपका हमेशा पी से एन की तरफ ही होगा। ठीक है, ये आपका हमेशा जब भी रहेगा तो पी से एन की तरफ ही रहता है। ठीक है, और ये होल करंट को प्रदर्शित करता है, इमीटर रीजन में होल करंट को प्रदर्शित करता है। आप लोग इस चीज़ को एकदम नोट डाउन कर लीजिए कि जब भी हमको चाहे पीएनपी ट्रांजिस्टर रहेगा तब भी पी सी एन की तरफ रहता है। तो देखिए आपका अगर मान लीजिए हम इस डायरेक्शन को इसमें इस टाइप से अगर सिंबल में लेते हैं, अगर हम इसको इस टाइप से बना लेते हैं, देखिए पी एन पी, तो जैसे मान लीजिए जब इधर रहेगा पहले ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो पी हमारा हमेशा जो इमीटर बेस जंक्शन होता है वो हमेशा आपका फॉरवर्ड बेस में होता है, और जो कलेक्टर बेस जंक्शन होता है वो हमेशा रिवर्स बेस में होता है। तो इसमें देखिए आपका होल का फ्लो क्या होगा, इधर से इधर की तरफ होगा पीएनपी केस में, और जब ये एनपीएन केस में रहेगा तो ये उल्टा है। तो ये देखिए आपका पी से एन की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपका एरो जो अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर रहेगा तो एरो क्या रहेगा, इमीटर से बेस की तरफ जाएगा, और यही अगर आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर रहेगा तो बेस से इमीटर की तरफ जाएगा। तीसरा से हमको लगता है, आई होप आप लोग को ये है ट्रांजिस्टर के बारे में ये जो एरो का कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 38, द लीकेज करंट इन कॉमन इमीटर अरेंजमेंट इज ब्लैंक स्पेस दिया है दैट इन कॉमन बेस अरेंजमेंट, मतलब कॉमन इमीटर का और कॉमन बेस के जो लीकेज करंट है उसमें कंपेयर किया गया है कि किसका जो है क्या वैल्यू होती है। तो पहला कह रहा है कॉमन इमीटर में जो है वो कॉमन बेस अरेंजमेंट से क्या होता है, पहला लेस देन, दूसरा ऑप्शन है बी सेम एज, और सी है मोर देन, और डी है आपका नन ऑफ एबव। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपका अगर कॉमन इमीटर जो अरेंजमेंट रहता है उसमें लीकेज करंट जो है वो कॉमन बेस अरेंजमेंट से ज़्यादा होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है सी मोर देन द कॉमन बेस अरेंजमेंट। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। ए हीट सिंक इज जनरली यूज्ड विथ ए ट्रांजिस्टर टू, किसी भी ट्रांजिस्टर में हम लोग हीट सिंक जो लगाते हैं वह इसीलिए लगाते हैं कि ताकि हमारा ट्रांजिस्टर जब हम उसको ज़्यादा देर तक यूज़ करते हैं तो वह ट्रांजिस्टर हमारा हीट होने लगता है, गर्म होने लगता है, और ज़्यादा अगर गर्म हो जाएगा तो हमारा ट्रांजिस्टर हीट की वजह से वो बर्न हो सकता है, जल सकता है। तो इसको बचाने के लिए, हीट को एटमॉस्फेयर में उत्सर्जित करने के लिए, डिसिपेट करने के लिए हम लोग हीट सिंक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको मैं फिगर में दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा फिगर में कि हीट सिंक जो है कैसे ट्रांजिस्टर में लगाया जाता है। तो आपको जो है हीट सिंक का प्रयोग करते हैं इसमें। तो जैसे देखिए आप पहला क्या किस लिए करते हैं, हीट को क्या करते हैं, कम करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए, प्रिवेंट द, पहला ऑप्शन ए है इंक्रीज द फॉरवर्ड करंट, दूसरा ऑप्शन बी है प्रिवेंट एक्सेसिव टेम्परेचर राइज, सी ऑप्शन है डिक्रीज द फॉरवर्ड करंट, एंड डी ऑप्शन है कंपनसेट द फॉर एक्सेसिव डोपिंग। तो इंक्रीज द फॉरवर्ड करंट तो ये नहीं हो सकता है आपका इंक्रीज नहीं करने के लिए। दूसरा ऑप्शन बी है प्रिवेंट एक्सेसिव टेम्परेचर राइज, जो एक्सेसिव मतलब अधिक मात्रा में जो टेम्परेचर में आपका जो बढ़ोतरी हो रही है, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए, मतलब रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपको जो बी ऑप्शन है ये सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, द मोस्ट कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए ट्रांजिस्टर, अगर हमको ट्रांजिस्टर की मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो सबसे ज़्यादा प्रयोग करने वाले सेमीकंडक्टर का नाम क्या है। पहला ऑप्शन ए है सिलिकॉन, दूसरा ऑप्शन बी है जर्मेनियम, तीसरा ऑप्शन सी है कार्बन, चौथा ऑप्शन डी है नन ऑफ एबव। तो जैसे जानते हैं आपको सिलिकॉन का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। इसके पीछे रीज़न है क्यों किया जाता है, एक तो सिलिकॉन में लीकेज करंट बहुत कम होती है। ठीक है, ये लीकेज करंट जो होती है ये बहुत कम होती है। दूसरा चीज़ कि अगर हम लोग इसको ज़्यादा देर तक और यूज़ करते हैं तो इसमें टेम्परेचर जो है राइज, मतलब टेम्परेचर राइज जो होता है वह बहुत कम होता है।
ठीक है। इन दो रीजन की वजह से हम लोग सिलिकॉन को ज़्यादा प्रीफर करते हैं इन कंपेरिजन टू जर्मेनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। द कलेक्टर बेस जंक्शन इन ए ट्रांजिस्टर हैज़, कलेक्टर बेस जंक्शन जो होता है ट्रांजिस्टर का वह क्या होता है? ए ऑप्शन है फॉरवर्ड बायस एट ऑल टाइम्स, बी ऑप्शन है रिवर्स बायस एट ऑल टाइम्स, सी ऑप्शन है सी इसमें 41 में है द कलेक्टर बेस जंक्शन इन ए ट्रांजिस्टर हैज़, मतलब कलेक्टर बेस जंक्शन होता है ट्रांजिस्टर का, वह इसमें से कौन सा ऑप्शन उसके लिए सही है? पहला ऑप्शन ये है ए फॉरवर्ड बायस एट ऑल टाइम्स, मतलब जो कलेक्टर बेस जंक्शन होता है वो हमेशा फॉरवर्ड बायस में होता है। दूसरा ऑप्शन बी है रिवर्स बायस एट ऑल टाइम्स, मतलब हमेशा रिवर्स बायस में होता है। तीसरा ऑप्शन सी है लो रेजिस्टेंस वाला होता है। चौथा ऑप्शन डी है नन ऑफ एबव। तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में एक कॉन्सेप्ट बताया था, ये कॉन्सेप्ट ये बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी ट्रांजिस्टर है, ठीक है, तो ट्रांजिस्टर में जो हम लोग जो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हमेशा जो है अगर आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर रहेगा, ठीक है, तो आपका हमेशा जो है यह है इमीटर बेस जंक्शन जो होता है, इमीटर बेस जंक्शन, इमीटर और बेस जंक्शन, यह हमेशा आपका फॉरवर्ड बायस में होता है। इसको हम लोग इस तरह से कनेक्ट करते हैं, हमेशा ये फॉरवर्ड बायस में होता है। और जो इसका बेस और कलेक्टर जो जंक्शन होता है, बेस और कलेक्टर जंक्शन जो होता है, यह हमेशा रिवर्स बायस में होता है। ठीक है, ये हमेशा रिवर्स बायस में होता है। ठीक है, तो ये आपका ये क्वेश्चन का सबसे सही आंसर है, यही है कि आपका जो कलेक्टर बेस जंक्शन है, ये आपका यहाँ कलेक्टर जंक्शन है, कलेक्टर टर्मिनल है, इधर आपका बेस है। तो ये देखिए आपका जो पी को जो है मतलब कि पी टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव से जोड़ दिए और एन टाइप को अगर हम पॉजिटिव जोड़ते हैं तो इसको बोलते हैं रिवर्स बायस। आपको डायोड में पढ़े होंगे ये सब थ्योरी। अगर हम लोग पी टाइप को पॉजिटिव से जोड़ते हैं और एन टाइप को नेगेटिव से जोड़ते हैं तो इस रीजन में देखिए आपका ये फॉरवर्ड बायस में है, एफ बी फॉरवर्ड बायस में है, ये आपका रिवर्स बायस में है, जिसको हम लोग आर बी से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा ऐसा होता है, ये हमेशा रहेगा। तो इसके लिए आपको जो सही आंसर क्या होगा, इसका 41 का सही आंसर क्या है, आपका बी है। बी इसका सही आंसर है 41 का आपका बी आंसर सही है, रिवर्स बायस एट ऑल टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन ट्रांजिस्टर्स आर यूज्ड इन डिजिटल सर्किट्स दे यूजुअली ऑपरेट्स इन द, अगर ट्रांजिस्टर को हम डिजिटल सर्किट में यूज करते हैं तो यह ट्रांजिस्टर किस रीजन में ऑपरेट होता है? पहला रीजन ए एक्टिव रीजन, दूसरा रीजन बी ब्रेकडाउन रीजन, और इसके आगे आपका है तीसरा सी ऑप्शन सैचुरेशन एंड कट ऑफ रीजन, चौथा ऑप्शन है डी लीनियर रीजन। तो जैसा कि आप जो जानते हैं कि हम लोग ट्रांजिस्टर को जो भी हम लोग डिजिटल सर्किट के प्रयोग करते हैं तो ये हमेशा आपका सैचुरेशन एंड कट ऑफ रीजन में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है। 3 different Q points are shown on a DC load line. The upper Q points represents the, जैसे 3 अगर Q points लोड लाइन पर शो किए गए हैं, प्रदर्शित किए गए हैं, तो जो ऊपर वाला आपका लोड लाइन पर जो Q पॉइंट होता है वह क्या प्रदर्शित करता है? पहला ए मिनिमम करंट गेन, दूसरा बी इंटरमीडिएट करंट गेन, तीसरा सी मैक्सिमम करंट गेन, चौथा डी कट ऑफ पॉइंट। तो आपका 43 का जो सही आंसर है सी सही आंसर है, इसमें आपका सी सही आंसर है, यह मैक्सिमम करंट गेन को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 44 चलते हैं। ए करंट रेशियो ऑफ IC अपॉन IE इज़ यूजुअली लेस देन 1 एंड इज़ कॉल्ड, जैसे आपको जानते ही थे कि जो अल्फ़ा की वैल्यू हम लोग लेते थे, अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या है, एक तरह से यह आपका IC अपॉन IE होता है, IC अपॉन IE होता है। ठीक है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में यूज किया जाता है। तो ये वैल्यू जो है हमेशा इसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा लेस देन 1 होती है, मतलब 0.98 अप्रॉक्सीमेट लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 44 का आपका आंसर नंबर क्या होगा, आपका ए सही है, मतलब ये अल्फ़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। विद द पॉजिटिव प्रोब ऑन ए NPN बेस ऑन एन ओम मीटर रीडिंग बिटवीन द अदर ट्रांजिस्टर टर्मिनल्स शुड बी। अगर हम लोग कोई भी हमारा NPN ट्रांजिस्टर है, अगर हमारे पास में कोई एक NPN ट्रांजिस्टर है, इस तरह से NPN ट्रांजिस्टर है, अगर हमारे पास NP और N ट्रांजिस्टर है, अगर इस ट्रांजिस्टर में हम लोग मान लीजिए अगर मल्टीमीटर के प्रोब को जो है विथ ए पॉजिटिव प्रोब ऑन एन NPN बेस
NPN पर बेस पर पॉजिटिव प्रॉब अगर रख दिए, यहाँ पर पॉजिटिव प्रॉब रख दिए, इस पर बेस पर पॉजिटिव प्रॉब रख दिए। एंड ओमीटर रीडिंग बिटवीन द अदर ट्रांजिस्टर टर्मिनल शुड बी, तो अगर मान लीजिए इस टर्मिनल के साथ में और इस टर्मिनल के साथ में, मतलब कलेक्टर के साथ में और इमीटर के साथ में जो है इसका रेजिस्टेंस कितना बताएगा। ठीक है, तो ये हमेशा क्या होता है, ये लो होता है आपका, इसका सी आंसर सही है। ठीक है, अगर आप इमीटर जंक्शन और बेस जंक्शन के बीच में चेक करेंगे, या आपको यहाँ नेगेटिव रहेगा, या आपका बेस और कलेक्टर जंक्शन के बीच में चेक करेंगे, तो हमेशा रेजिस्टेंस क्या आएगा, आपका लो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। पे चलते हैं। इन ए कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन एन इमीटर रजिस्टर इज़ यूज्ड फॉर, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग इमीटर रजिस्टर का प्रयोग करते हैं, किस लिए करते हैं। पहला ऑप्शन ए दिया है स्टेबलाइजेशन, दूसरा ऑप्शन बी दिया है AC सिग्नल बाईपास, तीसरा ऑप्शन सी दिया है कलेक्टर बायस, और नेक्स्ट ऑप्शन दिया है हायर गेन। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग 46 वाले क्वेश्चन में जो हम लोग आपका इमीटर रजिस्टर से प्रयोग करते हैं, यह आपका इसको स्टेबलाइजेशन प्रदान करने के लिए किया जाता है, ताकि हमारा जो है यह कॉन्फ़िगरेशन में स्टेबिलिटी ज़्यादा रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। टू ऑपरेट प्रॉपर्ली ए ट्रांजिस्टर्स बेस इमीटर जंक्शंस मस्ट बी फॉरवर्ड बायस विथ रिवर्स बायस अप्लाइड टू विच जंक्शंस। पहला ऑप्शन ए है कलेक्टर इमीटर, दूसरा ऑप्शन बी है बेस कलेक्टर, तीसरा ऑप्शन सी है बेस इमीटर, चौथा ऑप्शन डी है कलेक्टर बेस। तो जैसा कि आप जानते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है कि अगर मान लीजिए हमारा कोई ट्रांजिस्टर जो है वो बेस इमीटर जंक्शन को हमेशा फॉरवर्ड बेस में किए हैं, अगर ट्रांजिस्टर को प्रॉपर्ली अगर हम ऑपरेट करते हैं तो बेस इमीटर जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बेस में रहता है, और जो कलेक्टर बेस जंक्शन होता है वह हमेशा रिवर्स बेस में होता है। अभी आपको मैंने इसके पीछे डायग्राम में बताया था, तो इसमें आपका जो डी ऑप्शन सही है, यह रिवर्स बेस में जो रहेगा आपका कलेक्टर बेस रहेगा, और फॉरवर्ड बेस में आपका बेस इमीटर जंक्शन रहता है हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन का आपका 47 का सही आंसर आपका जो डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इज़ यूज्ड टू प्रोवाइड विच टाइप ऑफ गेन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो इसमें गेन किस तरह का होता है, आपका करंट गेन होता है, वोल्टेज गेन होता है, रेजिस्टेंस या पावर गेन होता है। ठीक है, तो 48 का आपका सही आंसर है बी है, वोल्टेज गेन के फॉर्म में। 49 का आपका क्वेश्चन देखते हैं। ये ट्रांजिस्टर में बी यूज्ड एज ए स्विचिंग डिवाइस आर एज ए, पहला ऑप्शन ये है फिक्स रजिस्टर, दूसरा ऑप्शन बी है वेरिएबल रजिस्टर, तीसरा ऑप्शन सी है ट्यूनिंग डिवाइस, चौथा ऑप्शन डी है रेक्टिफायर। तो जैसा आपको जानते हैं ट्रांजिस्टर का फुल फॉर्म है ट्रांसफ़र रजिस्टर। ठीक है, तो यह एक तरह से रजिस्टर को जो है ट्रांसफ़र करता है, मतलब एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल रेजिस्टेंस को ट्रांसफ़र करता है। दैट मीन्स हम लोग इसको यूज़ करते हैं एज ए वेरिएबल रजिस्टर की तरह यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आपका सही आंसर है वह बी है, वेरिएबल रजिस्टर की तरह इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 50 वाला क्वेश्चन है आपका। बीटा करंट रेशियो इज़, जैसे बीटा जो है आपका यह करंट रेशियो किसके बराबर होता है, तो जानते हैं आपको बीटा इक्वल टू होता है आपका जो कलेक्टर करंट है। अभी आप मैंने इस क्वेश्चन में भी लगाया गया है कि कलेक्टर करंट और बेस करंट के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, यह कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में होता है, उसमें आपको कलेक्टर करंट जो होती है आउटपुट करंट होती है, और बेस करंट जो है आपकी इनपुट करंट होती है, और इसकी वैल्यू आपको बताया था कि अप्रॉक्सीमेट 100 के आसपास में होता है। ठीक है फ्रेंड्स और माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका जो है ये टॉप 50 क्वेश्चंस का सीरीज़ ख़त्म हो गया है। ठीक है, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों में बहुत अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए, जिससे आपके जो साथ वाले लोग हैं उनको भी इस क्वेश्चन सीरीज़ का बहुत अधिक से अधिक फ़ायदा मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।